दोस्तों हाल ही में मैंने थिएटर्स के अंदर स्माइल 2 मूवी को देखा है, जो कि एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है और ये फिल्म कलेक्टिव ब्लमहाउस प्रोडक्शंस की है। इस फिल्म के पहले पार्ट को यानी स्माइल मूवी को मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर रखा है और उस एक्सप्लेनेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट दोनों में डाल दूंगा। अब हालांकि स्माइल और स्माइल 2 दोनों मूवी के बीच कुछ कनेक्शंस हैं, लेकिन आपके लिए पहली एक्सप्लेनेशन को देखना एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब आप बिना उस वीडियो को देखे भी इस वीडियो को स्टैंड अलोन देख सकते हैं, कहानी आपको समझ में आ जाएगी। और ऐसे भी जहां जहां छोटे मोटे कनेक्शंस होंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। नाउ IMDb पे फिल्म को मिले हैं 7.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इट्स व्होपिंग 84% फ्रेश। तो आज की वीडियो में हम स्माइल 2 मूवी की कहानी को जानते हुए इससे जुड़ी कुछ थियरीज पे बात करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो कहानी की शुरुआत में हम जोएल को देखते हैं, जो कि अपनी कार में बैठा हुआ था। अब जिन्होंने स्माइल 1 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है उन्हें मैं बता दूं कि जोएल रोज नाम के लड़की का पार्टनर था, जो एक कर्ज के कारण खुद को मार ली थी और उसको मरते हुए जोएल ने देख लिया था। पिछली पार्ट में स्माइल कर्ज ऐसे ही फैलता था कि अगर कोई इंसान किसी कर्ज वाले को मरते हुए देख ले तो ये कर्ज देखने वाले पे आ जाएगा। और हाँ, जोएल एक्स था रोज का, करेंटली उसका कोई और बॉयफ्रेंड था, लेकिन मूवी के एंड तक यानी स्माइल मूवी के अंदर जोएल और रोज क्लोज आने लग गए थे। वैसे ये कर्ज कैसे फैलता है इस पे डिटेल में हम इस वीडियो में भी बात जरूर करेंगे। खैर, तो यहाँ हम जान पाते हैं कि जोएल को भी ये कर्ज लगे 6 दिन हो चुके थे और वो एक गैंगस्टर के घर को देख रहा था। जैसे ही वो उस घर के सामने एक कार को आते हुए देखता है, वो एक मास्क पहनकर हाथ में गन लिए उस गैंगस्टर के साथी को होस्टेज बना लेता है और उसे अंदर ले जाकर गैंगस्टर को डराने लगता है। जोएल उसके साथी को एक नाइफ से स्टैब करके मार डालता है और गैंगस्टर को कहता है कि इसको मरते हुए तुम देखो, लेकिन जोएल और उस बॉस के बीच फाइटिंग हो जाती है जिससे वो आदमी भी मर जाता है। जोएल रोते हुए उसे कहता है कि नहीं, तुम नहीं मर सकते, तुम्हें तो ये सब देखना था, लेकिन बॉस अपना दम तोड़ देता है। अब जोएल को ये सब करते हुए एक लड़के ने देख लिया था और वो लड़का डर के जोएल से कहता है कि मैं तो बस इनसे ड्रग्स खरीदता हूँ, तुम प्लीज मुझे मत मारना। जिस पे जोएल कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम मुझे माफ करना, क्योंकि ऐसा लगता है कि यू वर मेंट टू सी दिस। इतना कह के वो घर के बाहर जाने लगता है, लेकिन तब तक बॉस के अन्य साथी भी वहां आ जाते हैं, जिससे जोएल बचने की कोशिश करता है। सारे लोग उसे चेज करने लगते हैं, लेकिन वो कैसे भी एक खिड़की खोल के वहां से भागने लगता है और अब क्योंकि उसके पीछे से भारी फायरिंग हो रही थी तो उससे बचने के लिए जैसे ही वो रोड क्रॉस करने जाता है, एक गाड़ी उसे कुचल देती है। तो हाँ, जोएल मारा गया। क्या एक्सीडेंट से मरा या फिर कर्ज से, वो तो हम आगे जान पाएंगे। अब अगले सीन में हम एक न्यूज इंटरव्यू देखते हैं जहां स्काई राइली नाम की एक सिंगर, जो कि पॉप स्टार है, उसका कमबैक इंटरव्यू हो रहा था। स्काई पिछले 1 साल से हॉस्पिटल में थी ड्यू टू एन एक्सीडेंट और आज वो बहुत दिनों के बाद अपने फैंस के सामने आई थी। हम जान पाते हैं कि इसी कार एक्सीडेंट में पॉल हडसन नाम के एक्टर का भी डेथ हो गया था। स्काई एक बहुत बड़ी सिंगर थी जिसको ग्रैमी भी मिल चुका था और उसका ये एक्सीडेंट बिल्कुल उसके सिंगिंग टूर के दौरान हुआ था, जिसकी वजह से उसे उसके करियर में एक भारी सेटबैक मिला था। वो अपने फैंस को बताती है कि वो अपने करियर के चलते काफी परेशान थी और वो हेल्प लेने की जगह अल्कोहल एंड ड्रग्स लेना शुरू कर दी। इस वजह से उसकी मेंटल कंडीशन काफी खराब हो गई एंड नाउ शी इज जेन्युइनली सॉरी कि उसने अपने फैंस को निराश किया है। वो कहती है कि अब वो पूरी तरह से क्लीन है और यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ स्काई अपने हाथों से अपने बालों को नोच रही थी, इंडिकेटिंग कि वो शायद किसी रिहैब या मेंटल इंस्टीट्यूट में भी हो सकती थी। खैर, यहाँ हम देखते हैं कि स्काई का पूरा शेड्यूल उसकी माँ संभालती थी और उसका एक पीए भी था जिसका नाम जोशुआ था। ये दोनों मिलकर स्काई को वापस इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश करना चाहते थे। अब 1 साल गायब रहने के बाद भी स्काई की फैन फॉलोइंग कम नहीं हुई थी, बल्कि लोग अब भी उसके पीछे पागल थे। खैर, अगले सीन में स्काई अपना डांस रिहर्सल कर रही होती है और उसके बैक में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। हम देखते हैं कि स्काई के बैक पे एक स्टिच का मार्क था और उसके स्टमक पे भी एक बड़ा सा कट था। शायद ये सब एक्सीडेंट के बाद ही हुआ था। इसके लिए वो एक पिल भी लेती थी जिसके बारे में वो किसी को बताना नहीं चाहती थी। वो पिल्स शायद किसी तरह का ड्रग था जिससे पेन फील ना हो, लेकिन जैसे ही कोई बाथरूम के दरवाजे पर नॉक करता है, हड़बड़ी में उसके हाथ से सारा पिल बेसिन में गिर जाता है। इससे वो परेशान हो जाती है क्योंकि ऑब्वियसली परफॉर्मेंस पास था और वो पेन में तो परफॉर्म नहीं ही कर सकती थी। तभी कार में बैठे बैठे वो एक बंदे को टेक्स्ट करती है आस्किंग कि कैन आई कम ओवर, जिसके जवाब में वो बंदा कहता है ओके। तो उस रात स्काई सीधे उस आदमी से मिलने जाती है जिसको उसने टेक्स्ट करा था और उसके दरवाजा खोल
बोलते ही वो लड़का गुस्से से तिलमिलाया हुआ उसे अंदर खींच लेता है और उसके गर्दन पे एक स्वॉर्ड रख देता है। स्काई इससे परेशान हो जाती है और पूछती है कि तुम ठीक तो हो, बिकॉज यू सेड आई कैन कम ओवर। हम जान पाते हैं कि ये वही लड़का है जिसको जोएल ने छोड़ दिया था और उसका नाम ल्यूइस फ्रेगोली है। स्काई यहाँ उससे वही पिल्स लेने आई थी, लेकिन लुइस को तो याद ही नहीं था कि उसने कब उसे आने को बोला था। हम क्लियरली देख पाते हैं कि लुइस की भी मेंटल हेल्थ कुछ ठीक नहीं थी और लुइस ने ड्रग्स भी ले रखी थी। अब स्काई उसके रूम में बैठती है और वो अंदर पिल्स लेने चला जाता है। वहीं टीवी पे स्काई एंड पॉल की बातें हो रही थी कि दोनों के एक्सीडेंट के दिन वो नशे में थी, जिससे तंग आकर स्काई टीवी ऑफ कर देती है। वैसे इस एक्सीडेंट के बारे में और भी बातें हम आगे कहानी में सुनेंगे। खैर यहाँ बहुत टाइम तक लुइस बाहर नहीं आता और ऐसे में स्काई उसे पुकारती है एंड देन अंधेरे कमरे से लुइस एकदम से भागते हुए आता और वो बहुत डरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे पड़ा है और वो सामने एक एंटिटी को भी देख पा रहा था जिसे स्काई तो नहीं देख पाती। तभी उस chaos के बीच लुइस अपने आप ही चोक होने लगता है और अजीब तरह से स्माइल भी करता है। स्काई कुछ समझ नहीं पाती और डर के पीछे चली जाती है कि तभी लुइस एक बेंच प्रेस से अपने फेस को मार मार के तोड़ लेता है। यानी कि लुइस मर गया और उसको मरते हुए कौन देखी? स्काई, जिससे वो बहुत डर जाती है एंड इंस्टेड ऑफ कॉलिंग पुलिस वो कैसे भी अपने पिल्स खोज कर वहां से भाग जाती है। वो पुलिस को इसलिए नहीं बुलाती कि कहीं पुलिस को ये शक न हो जाए कि वो भी यहाँ ड्रग्स लेने ही आई थी, क्योंकि लुइस के घर में ड्रग्स रखे हुए थे। अब स्काई अपने घर वापस आ जाती है और इस हादसे को भूल जाने का डिसाइड करती है। वो अपने बेड पे सोती है, लेकिन तभी उसे अपने बेड के पास लुइस खड़ा दिखता है, जो कि ऑफ कोर्स उसका हैलुसिनेशन था। इनफैक्ट स्काई की पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है। अब अगले दिन मेकअप रूम में स्काई की माँ उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, और इस पे स्काई काम के स्ट्रेस का बहाना दे देती है। यहाँ स्काई की माँ उसे जेमा से बात करने कहती है, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, पर शायद अब दोनों में बातचीत नहीं होती। तभी उससे मिलने उसका दोस्त डारियस आता है और वो स्काई को एक स्पीच शो के लिए इनवाइट करता है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर यूथ। स्काई इसके लिए तैयार तो नहीं थी, लेकिन उसकी माँ उसे इशारा करती है कि भैया अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब करो, क्योंकि उसके करियर के लिए अच्छा स्टार्ट होगा, और इसीलिए स्काई डारियस से यस कह देती है। अब चेंजिंग रूम में स्काई टेंस थी, क्योंकि लुइस के रूम पे उसने वॉमिट कर दिया था और उसे डर था कि कहीं पुलिस उसका पता न लगा ले, मतलब डीएनए मैचिंग वगैरह से। देन वो अपने दोस्त जेमा को भी टेक्स्ट करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पाती, क्योंकि पास्ट में उसने जेमा को बहुत बुरी तरह से इंसल्ट किया था। तभी उसे एक अननोन आदमी से टेक्स्ट आता है आस्किंग कि क्या तुम कल रात को लुइस के अपार्टमेंट में थी। इससे वो डर जाती है और तभी उसे मिरर रिफ्लेक्शन में अपने पीछे लुइस दिखता है, लेकिन असलियत में तो वहां कोई भी नहीं था। यानी कि कर्स अब शायद शुरू हो चुका है। इनफैक्ट लुइस तो उसके चेहरे को स्माइल करा रहा था, जिससे वो बहुत डर जाती है और चीख उठती है। स्काई के चीखने की आवाज सुन के उसकी टीम वहां पे आती है और स्काई यहाँ एक स्पाइडर का बहाना दे देती है। शी ऑल्सो सेज कि मैं ये कॉस्ट्यूम नहीं पहन सकती, क्योंकि इसमें मेरा स्टमक का कट मार्क विजिबल होता है और मैं ऐसे स्टेज पे परफॉर्म नहीं करूंगी। अब हालांकि स्काई यहाँ डांस प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन अभी उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा होता है। तो आगे एक बार स्काई अपने फैंस को ऑटोग्राफ दे रही होती है और सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी एक क्रीपी सा आदमी स्काई से उसका ऑटोग्राफ मांगता है ऑन येलो टी शर्ट। वो पहले तो बहुत प्यार से बात कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो स्काई के साथ पिक्चर खिंचवाता है, वो स्काई को जबरदस्ती पकड़ लेता है और उसकी तारीफ करने लगता है। वो अजीब तरीके से मुस्कुरा भी रहा होता है, जिससे स्काई बहुत डर जाती है और सिक्योरिटी कैसे भी करके उसे रूम से बाहर करते हैं। स्काई परेशान हो जाती है, लेकिन उसको ये भी लगता है कि ये सब तो स्टार्स के साथ होता ही रहता है एंड द शो मस्ट गो ऑन। अब अगली बार एक छोटी बच्ची उसे ऑटोग्राफ मांगती है, पर वो लड़की बस क्रीपीली उसकी तरफ देखती रहती है और स्काई इस लड़की के क्रीपी स्माइल से काफी डरती है। इस सीन में तो एकदम से क्लियर ही हो गया कि स्काई को भी अब ये कर्स लग चुका है और उसके साथ भी इनसेन चीजें होने लग गई थी। फिर तो स्काई इसके बाद अपने घर जाती है और वो परेशान होकर जेमा को कॉल लगा देती है, क्योंकि वो उसे बहुत मिस कर रही थी। जेमा कॉल बैक करती है और स्काई उससे माफी मांगकर उसे अपने घर मिलने बुलाती है। जेमा का भी गुस्सा अब तक शांत हो गया था और वो कहती है कि मैं 45 मिनट में आती हूँ तुम्हारे घर पे। अब स्काई को जब भी एंग्जाइटी होती थी वो पानी पीती थी और आज भी वो पानी पीकर बोतल टेबल पे ही छोड़ देती है और पियानो में गाने गाने लगती है। तभी उसे अपने बोतल के नीचे गिरने की आवाज आती है, जिससे वो डर जाती है। वो टूटे ग्लास को साफ ही करने लगती है कि तभी उसे फ्लोर पे उसी क्रीपी फैन का टी शर्ट मिलता है जिसको उसने साइन किया था। वो आगे बढ़ती है तो देखती है कि उस आदमी की सारी चीजें लाइक शूज, ट्राउजर्स एंड इवन हिज अंडरवेयर जमीन पे पड़ा हुआ था। तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है और कोई उसका पीछा करता है। स्काई डर के भागती है और दरवाजा खोलती है कि तभी उसे वहां जेमा खड़ी मिलती है। स्काई उसे पूछती है कि तुम इतने जल्दी कैसे आ गए, जिसपे जेमा कहती है कि तुमने मुझे 1 घंटा पहले कॉल किया था, क्या तुम भूल गई? और स्काई भी देखती है कि उसके घर पे तो सब कुछ ठीक था, इनफैक्ट बोतल भी टूटी नहीं थी। इससे वो परेशान हो जाती है और सोचती है कि शायद सब कुछ उसका हैलुसिनेशन था। दोनों दोस्त आपस में पैचअप करते हैं और स्काई उसे घर रुकने को कहती है, जिसपे जेमा भी मान जाती है। जेमा उसे आइडिया देती है कि तुम लुइस के बारे में पुलिस को कुछ मत बताना, क्योंकि ये तुम्हारे करियर के लिए खतरनाक हो सकता है, और ऐसे भी लुइस ने खुद की जान ली है तो तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। अब रात के वक्त स्काई को एक डरावना सपना आता है, जिसमें वो अजीब तरीके से रो रही थी और ये वही एक्सीडेंट वाला सीन था। स्काई इससे डर के जाग जाती है और जेमा से कहती है कि मेरे दिमाग में सब कुछ मिसअप हो चुका है। वो कहती है कि मुझे जो कुछ भी पसंद होता है वो मेरे ही हाथों बर्बाद हो जाता है। उसके दिमाग में एक शोर सा है जो वो बंद करना चाहती है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि वो कैसे इसे बंद करे। बेसिकली उसकी बातों से हमें
हमें पता लगता है कि स्काई बहुत ही ज्यादा लोनली थी और अपनी लाइफ में उसे होपलेस फील होने लग गया था। तभी जेमा उससे कुछ कहती और क्रीपली स्माइल करती है और उसकी स्माइल बहुत डरावनी थी, जिससे स्काई डर के अपने बिस्तर से नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुबह हो गई थी एंड इट वाज जस्ट अ ड्रीम। जेमा तो उसके बगल में थी भी नहीं, रादर वो उसके लिए कॉफी बनाने गई थी। स्काई परेशान हो जाती है और अब तो उसे लेट भी हो रहा था फॉर हर रिहर्सल और इसीलिए वो ज्यादा कुछ बिना सोचे निकल पड़ती है। स्काई जेमा को अपने साथ टूर पे ले जाना चाहती थी, लेकिन जेमा कहती है कि उसे सोचना पड़ेगा और वो स्काई के साथ नहीं आती। अब रिहर्सल के दौरान स्काई बैक स्टेज अपने परफॉर्मेंस के लिए तैयार होती है और स्टेज पे ड्रेस रिहर्सल करती है। सब सही चल रहा होता है, लेकिन मिड परफॉर्मेंस उसे पॉल का स्माइल करता हुआ चेहरा दिख जाता है, जिसके चलते वो स्टेज पे गिर पड़ती है और उसे फील होता है कि उसके लेग पे वापस से चोट लग गई है। लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ भी वो हैलुसिनेट ही कर रही थी। ऐसे में वो डांसर्स पे दोष लगाती है कि तुम में से ही किसी ने मुझे गिराया होगा, पर ऐसा भी बिल्कुल नहीं था। वो दौड़ के अपने रूम में जाती है कि तभी देखती है कि जोशुआ उसके रूम से निकल रहा था और वो भी क्रीपली स्माइल कर रहा था। और जैसे ही स्काई अपने रूम में घुसती है, वो रूम को पूरा तहस नहस पाती है, जिससे उसे जोशुआ पे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन जोशुआ का कहना था कि उसने ऐसा नहीं किया। इस पे दोनों में बहस हो जाती है और उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या तुम फिर से ड्रग्स लेने लगी हो, जिसपे स्काई कहती है कि नहीं, मैंने कोई ड्रग्स नहीं लिया है, अगर चाहे तो मेरा ड्रग टेस्ट ले लो। वो चिल्लाते हुए अपना फ्रस्ट्रेशन निकालती है। इनफैक्ट स्काई का कहना था कि वो उस टूर के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसकी माँ कुछ सुनना नहीं चाहती थी। इंस्टेड वो कहती है कि डैडियस के इवेंट में भी तुम्हें जाना है, तो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट। लेकिन हम ये जानते हैं कि स्काई तो किसी भी शो या मीटअप के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। ऐसे में दोनों बहुत लड़ते हैं, लेकिन अंत में उसे उसकी माँ की बात ही माननी पड़ती है। खैर, तो आगे हम स्काई को डैडियस की इवेंट में देखते हैं और उसके स्पीच का टाइम होने वाला था। वो टेंस्ड थी और जेमा को पूछती है कि तुम कब फ्री होगी, लेकिन जेमा का कोई रिप्लाई नहीं आता। अब उस अननोन आदमी को भी पता लग गया था कि स्काई उस दिन लुइस के साथ ही थी जिस दिन लुइस ने खुद को खत्म किया था। और ये जो वो मैसेजेस कर रहा था अननोन आदमी, इसे पढ़ के भी स्काई बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी उसके स्टेज पे जाने का टाइम हो जाता है और वो स्टेज पे चल के अपना स्पीच देने लगती है। यहाँ स्काई को अपने स्क्रीन पे जो दिख रहा था बस उसे ही पढ़ना था एज स्पीच, लेकिन एकदम से वो स्पीच वाली मशीन यानी जो टेलीप्रॉम्प्टर होता है यूजुअली, वो रुक जाती है और स्काई को समझ नहीं आता कि वो आगे क्या बोले। स्काई पहले से डरी हुई थी, अंडर कॉन्फिडेंट भी थी ही, और ऐसे में वो अपने मन से कुछ तो बना के बोलने लगती है। उसका स्पीच बिल्कुल ऑपोजिट होता है टू द टॉपिक और वो अपने स्पीच में अपने अल्कोहलिज्म और ड्रग्स लेने की बात करती है। और तो वो और अपने मुश्किल भरे लाइफ के बारे में बताती है और लोगों को लगता है कि सक्सेस आने से एकदम से सब कुछ ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। आपके अंदर के टूटे हुए आदमी को कोई सक्सेस या फेम या पैसा भरपाई नहीं कर पाएगा। फिर अचानक स्क्रीन चलने लगता है और वो एंड में कहती है कि मैं अपने स्पीच के बाद पॉल हडसन को स्टेज पे इनवाइट करती हूँ, जो कि पॉसिबल ही नहीं था और सारे लोग उसे नाखुश हो जाते हैं। तभी स्काई पॉल को ऑडियंस में बैठे स्माइल करता हुआ देख पाती है और वो धीरे धीरे स्काई की तरफ बढ़ने लगता है। इससे स्काई बहुत डर जाती है और वो स्टेज पे खड़ी एक एंकर जो कि एक ओल्ड लेडी थी उसे धक्का देके नीचे फेंक देती है और ये सब कुछ वहां सबके सामने हो रहा था। अब हम तो जानते हैं कि ये सब कर्ज की वजह से होगा, लेकिन वहां बैठी ऑडियंस तो इस बात को नहीं ही समझ रही थी। अब इतना सब होने के बाद स्काई सदमे में आ गई थी और उसे अननोन व्यक्ति का टेक्स्ट आता है सेइंग कि तुम जो देख रही हो वो सब रियल है। फिर वो लुइस का एक वीडियो ही भेजता है जहां उसे भी सेम काइंड ऑफ हैलुसिनेशंस हो रही थी। ये सब देखकर स्काई भी अपने रूम में अजीब अजीब सी चीजें इमेजिन करने लगती है और वो फाइनली उस अननोन आदमी से मिलने को तैयार हो जाती है। वो छुप छुप के एक क्लब में जाती है जहां उसकी मुलाकात मॉरिस नाम के आदमी से होती है, जो कि उसे इस कर्ज के बारे में एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि उसने इस कर्ज के बारे में रिसर्च करा है और वो लुइस को भी इसके बारे में आगाह करना चाहता था। तभी तो वो लुइस के रूम में गया था जस्ट आफ्टर स्काई, लेकिन उस वक्त तक लुइस मर चुका था। तभी इस आदमी को पता चल गया कि अब स्काई ही नेक्स्ट विक्टिम होगी और तब से वो स्काई से मिलना चाहता था। तो यहाँ पे हम विस्तार से जान पाते हैं कि आखिर ये कर्ज है क्या। वैसे मैंने पहले पार्ट के अंदर भी इस कर्ज के बारे में थोड़ा कुछ तो बताया है। तो हाँ, इसके अंदर जिस आदमी पे ये स्माइल वाला कर्ज लगता है उसके दिमाग में एक स्पिरिट या डीमन कुछ भी घुस जाता है जो उसके ट्रॉमा पे फीड करता रहता है। उस आदमी को पागल बना देता है जब तक वो आदमी अपनी जान न ले ले। जब वो आदमी अपने आप को खत्म करता है तो उसे देखने वाले लोगों को भी ये कर्ज लग जाता है, जिसके चलते वो भी अपनी जान लेने में बाध्य हो जाते हैं। जैसे गैंगस्टर को मरते हुए लुइस ने देखा था तो कर्ज उस पे आ गई और लुइस को मरते हुए स्काई ने देखा तो अब कर्ज स्काई के ऊपर है। वहीं अगर पिछले पार्ट की बात करें तो रोज बीवर को मरते हुए देखी थी तो रोज पे कर्ज आई और रोज को मरते हुए जोएल देखा था, जिसे हम इस पार्ट में भी देख पाए। खैर, तो ये आदमी कहता है कि इससे पहले कि स्काई अपनी जान ले ले और ये कर्ज आगे बढ़े, यानी जो स्काई को देखेगा उस पे कर्ज लगेगा, तो इन्हें मिलके इस कर्ज को तोड़ना पड़ेगा ये सब होने से पहले। अब सोच के देखो, इससे पहले कि विक्टिम खुद को मारे, अगर उसकी मौत किसी और तरीके से हो जाए तो ये कर्ज टूट सकती है। इस पे स्काई कहती है क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं, जिसपे मॉरिस कहता है कि हाँ भी और ना भी। यहाँ मॉरिस कहता है कि मैं तुम्हारे हार्ट को 2 मिनट के लिए बंद कर दूंगा तो टेक्निकली तुम मर जाओगी, फिर ये कर्ज भी तुमसे अलग हो जाएगी, फिर वापस मैं तुम्हारे हार्ट को नॉर्मल कर दूंगा जिससे तुम वापस जिंदा हो जाओ। ना सुनने में तो ये प्लान बढ़िया है, लेकिन इससे पहले कि वो लोग सब कुछ डिस्कस करते हैं, क्लब के लोग स्काई को पहचान लेते हैं और उसे वहां से भागना पड़ता है। मॉरिस स्काई को रोकने की कोशिश करता है, सेइंग कि जितना लेट करोगी ये कर्ज उतना ही फैलता जाएगा और ये तुम्हारे ब्रेन को टेक ओवर कर लेगा, जिससे तुम्हारे लिए इससे निकलना और
भी मुश्किल हो जाएगा। फिर भी स्काई नहीं मानती है और वहां से चली जाती है। और हाँ दोस्तों, मॉरिस को इतना सब इसलिए पता था क्योंकि मॉरिस के भाई ने भी इस कर्ज के चलते अपनी जान ले ली थी। अब स्काई भागते हुए अपने घर पहुंचती है और वो अपना सामान पैक करने लगती है, और तो और वो पिल्स भी लेने के बारे में सोचती है। वो सब कुछ तोड़ फोड़ कर देती है और आखिर में थक हार कर पिल्स ले ही लेती है। देन वो अपना सामान लेके बाहर जाने लगती है कि तभी वो देखती है कि उसके परफॉर्मेंस के सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं इन अ क्रीपी वे। वो भागने लगती है, देन वो लोग भी उसके पीछे भागते हैं। और सच बताओ तो ये चेज क्रीपी तो था ही, लेकिन काफी मीनिंगफुल भी था। इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। एनीवेज, अंत में ये सारे लोग मिलकर स्काई को पकड़ लेते हैं और उसका सर पियानो में दे मारते हैं। कोई उसके बाल नोच रहा था, कोई उसके फेस को दबोच रहा था, और सभी लोग इन जनरल उसके पीछे पड़े थे। हम तो ये भी देखते हैं कि कोई तो उसके मुंह के अंदर अपना हाथ भी घुसा रहा था इन अ वेरी नेचुरल वे। अब अगले सीन में हम स्काई के एक्सीडेंट वाले दिन को देख पाते हैं, जहां वो कोकेन के नशे में धुत थी और पॉल कार चला रहा था। दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और पॉल उसको इंसल्ट करता है कि तुम एक पागल औरत हो, जिसपे स्काई को इतना गुस्सा आता है कि वो कार का स्टीयरिंग घुमा देती है और दोनों सीधे पहाड़ी से नीचे गिरते हैं। स्काई बच गई थी क्योंकि उसने सीट बेल्ट लगाया हुआ था, लेकिन पॉल की उसी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जो कि ऑब्वियसली स्काई की ही गलती थी। और इसी ट्रॉमा वाले सपने के साथ स्काई की आंख खुलती है और वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है, जहां उसकी माँ उसके सामने बैठी थी। माँ कहती है कि तुम लिविंग रूम में पड़ी हुई थी और तुम्हें होश भी नहीं था, इसलिए हमने तुम्हें भर्ती कराया है। स्काई की अपनी माँ के साथ बातचीत होती है और स्काई उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मैं ये टूर नहीं कर सकती। स्काई के बाल नोच लिए गए थे, उसके चेहरे पे कट मार्क्स भी थे। स्टिल उसकी माँ कहती है कि कोई बात नहीं, मेकअप से सब ठीक हो जाएगा और हम कल से काम शुरू करेंगे। उसकी माँ का कहना था कि तुम्हारे कमबैक पे बहुत कंपनीज ने पैसा लगाया हुआ है, तो अब तुम ये कॉन्सर्ट कैंसिल नहीं कर सकती, वरना हम पे कई लाखों करोड़ों का केस फाइल हो सकता है। यहाँ स्काई अपने माँ से कहती है कि मैं आपके लिए किसी तरह की खिलौना हूँ क्या, जिसको चाबी भरो और काम शुरू कर दे। मेरी मेंटल कंडीशन नहीं है कि मैं कोई भी काम कर सकूं। बट स्टिल यहाँ स्काई की माँ उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है और वो कहती है कि स्काई हर चीज को, इनफैक्ट हर आदमी को निराश करती है जो भी उस पे काउंट करता है। तो अगर स्काई ये भी टूर कैंसिल कर देती है तो अपने लाखों फैंस को भी निराश कर देगी। अब यहाँ पे एक अजीब चीज होता है, स्काई की माँ क्रीपली स्माइल करने लग जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर ही रहता हूँ। और वो पास के मिरर को तोड़ के उसके एक कांच को उठा लेती है और उससे वो खुद को बार बार स्टैब करने लगती है। स्काई कैसे भी अपने हाथ से सलाइन का बॉटल खोल के वहां से भागने लगती है और दरवाजे तक आते आते वो कांच का टुकड़ा उसकी हाथ में था। आई मीन अब सिनेरियो ऐसा था कि स्काई ने ही उसकी माँ को मारा है और वो इससे पूरी तरह से बौखला जाती है। उसके खुद के कपड़ों पे ढेर सारा खून लगा होता है और वो अब कमरे से भागने की सोचती है, लेकिन तभी बाहर से जोशुआ अंदर आने लगता है और स्काई उसको रोक देती है और अपने लिए सोडा लाने भेज देती है। देन स्काई स्वेटशर्ट पहन लेती है और चुपचाप हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगती है ताकि कोई उसे देख न ले। तभी हॉस्पिटल के लॉबी में जोशुआ उसे पहचान लेता है और उसके ड्रेस पे इतने सारे खून देखकर वो डॉक्टर को बुलाता है। इस पे सारे स्टाफ स्काई को असिस्ट करने लग जाते हैं, लेकिन स्काई दिमाग लगाकर पास के ही सिक्योरिटी गार्ड से उसका गन छीन लेती है, जिसे सबको डरा के वो वहां से भाग पाती है। ना वहीं बाहर उसे उसकी दोस्त जेमा मिलती है, जिसके कार में वो जाती है और क्योंकि स्काई को कार चलाना नहीं आता था, जेमा कार चलाने लगती है। ये दोनों हड़बड़ी में वहां से भागते हैं और स्काई मॉरिस को टेक्स्ट करती है क्योंकि अब उसे मॉरिस की मदद चाहिए थी, वही प्रोसीजर करने में जिसके बारे में मॉरिस ने बात की थी। खैर, तो जैसे ही स्काई को एड्रेस मिलता है, वो जेमा को गाड़ी रोकने कहती है, सेइंग कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती, तो इसलिए तुम कार से उतर जाओ, मैं अकेले मॉरिस के एड्रेस पे चली जाऊंगी। लेकिन जेमा नहीं मानती, वो स्काई के साथ देना चाहती थी। तभी स्काई के फोन पे जेमा का कॉल आता है और हम व्यूअर्स ये देख के हैरान हो जाते हैं कि जेमा तो स्काई के साथ थी ना, तो उसे कॉल कौन कर रहा है। वेल, ये सीन्स काफी फर्स्ट मूवी से सिमिलर है और हम समझ पाते हैं कि ये सब काम उस एंटिटी का है। स्काई डरते हुए फोन उठाती है और जेमा उससे पूछती है कि तुम मुझे इतने सारे वियर्ड मैसेजेस क्यों कर रही हो। इसके जवाब में स्काई कहती है कि तुम तो मेरे घर रुकने आई थी ना, और जेमा भी लाइक कि मैं तो कभी आई ही नहीं, इनफैक्ट मैं तो तुम्हें फर्स्ट टाइम अभी कॉल कर रही हूँ। तभी स्काई ड्राइवर सीट पे देखती है और जेमा वहां इविल तरीके से स्माइल कर रही थी, यानी जो जेमा उसके साथ थी इतने टाइम तक, वो एक्चुअली में एक एंटिटी थी। जेमा, या फिर हम कह सकते हैं ये एंटिटी, वो स्काई से कहती है कि तुम बिल्कुल अकेली हो और तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। अब स्काई कैसे भी इस सिचुएशन को ओवरकम करती है और कहती है कि तुम मेरे दिमाग में हो, लेकिन मेरे दिमाग का कंट्रोल मेरे पास है। इसके बाद स्काई खुद ड्राइविंग सीट पे आती है और वो कैसे भी गलत सर ड्राइविंग करते हुए मॉरिस के पास पहुंचती है। वो मॉरिस से कहती है कि अगर तुम्हारा जो रिचुअल है या फिर जो थियरी है मुझे बचाने का, वो काम नहीं करता है, तो तुम मुझे शूट कर देना, क्योंकि इस कर्स को कैसे भी यहीं पे खत्म करना है। मॉरिस उसे अंदर ले जाता है जो पिज्जा पार्लर था और वहां के फ्रीजर रूम में ये सारी प्रक्रिया होने वाली थी। मॉरिस उसे चेंज करने को कहता है और वो टेबल पे लेट जाती है। मॉरिस समझाता है कि जैसे ही फ्रीजर का तापमान नीचे गिरेगा, तुम्हारा हर्ट काइंड ऑफ रुक जाएगा और मैं 8 मिनट्स का टाइमर लगाऊंगा। उसके बाद मैं तुम्हारे नेक पे एक ड्रग इंजेक्ट करूंगा, जिससे तुम्हारा हर्ट वापस से चलने लगेगा। इससे टेक्निकली तुम मर के जिंदा हो जाओगी और ये कर्स की चेन भी टूट चुकी होगी। मॉरिस और स्काई की बातों से हम समझ पाते हैं कि स्काई नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से ये कर्स किसी और को लगे और इसीलिए वो यहाँ मॉरिस से मदद मांगने आई है। खैर, तो मॉरिस वहाँ स्काई को लेटाकर कुछ लाने बाहर चला जाता है और स्काई डर जाती है और वो देखती है कि उसके ऊपर से खून टपक रहा है, जहाँ एक्सीडेंट वाली स्काई कार सीट से बंधी हुई थी। अब इस सीन में 2 स्काई है, एक इविल स्काई और एक एक्चुअल स्काई। और यहाँ जो इविल
इविल स्काई थी वो एक्चुअल वाले स्काई पे हमला कर देती है, इंडिकेटिंग कि ये अब फाइनल शोडाउन है। वो एंटिटी कहती है कि मुझे तुम्हारा स्किन पहनना बहुत पसंद है और तुम मुझसे भाग नहीं सकती। इस इविल स्काई का नी बिल्कुल वैसे ही टूटा था जैसे स्काई का एक्सीडेंट के टाइम टूटा था। वो क्रॉल करते हुए स्काई के ऊपर आ जाती है और उसकी आंखें बिल्कुल अजीब तरह से बड़ी हो जाती है और वो स्काई के लिप्स को पकड़ के एक स्माइल बनाना चाहती है। तभी स्काई उसकी उंगलियों को काट लेती है और कहती है कि तुम मेरे दिमाग में हो और मैं तुमसे नहीं हारूंगी। ये कह के वो उस ड्रग इंजेक्शन को अपने नेक में घुसा देती है और वो बेहोश होने लगती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो एंटिटी अब भी गायब नहीं हुई थी। वो स्काई को कहती है कि मैं अब भी तुम्हारे दिमाग में हूं और ये सब कुछ तुम्हारा इमेजिनेशन है। एंटिटी के हिसाब से स्काई कंट्रोल में नहीं बल्कि ये एंटिटी कंट्रोल में है। ये एंटिटी धीरे धीरे स्काई के पास आ जाती है और एक दरवाजा बंद कर देती है कि तभी सीन एकदम से चेंज हो जाता है और स्काई खुद को स्टेज पे पाती है। जी हाँ, वो वही बटरफ्लाई वाले कॉस्ट्यूम में थी और लाखों हजारों फैंस उसको चीयर कर रहे थे। वो देखती है कि उसकी माँ भी जिंदा थी और ऑडियंस में उसे चीयर कर रही थी और उसके ऑपोजिट में उसकी हमशक्ल खड़ी थी जो खुद अपने हाथों से अपना पेट चीर देती है और वहां से एक अजीब सा क्रीचर बाहर निकलता है। उसके सामने स्काई घुटने टेक देती है और वो क्रीचर उसके जॉ को तोड़ देता है। लेकिन रियल लाइफ में स्काई बस स्टेज पे लेट जाती है और उसके क्रू उसे हेल्प करने के लिए दौड़ते हैं। तभी वो उठती है और उसके चेहरे पर वही क्रीपी स्माइल होती है। अब लाखों लोगों के सामने यहाँ स्काई माइक से खुद को मार मार के अपना फेस तोड़ लेती है और ऑडियंस इसे देखकर दहशत में आ जाती है। एंड में हम स्काई को एक क्रीपी स्माइल देते हुए स्टेज पे मरा हुआ पाते हैं और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी स्माइल 2 मूवी की कहानी और मुझे मालूम है कि इसकी एंडिंग बहुत कंफ्यूजिंग है। अब इसके एंडिंग को लेके मेरे पास 2 थियरीज है। जैसे एक तो ये पॉसिबल हो सकता है कि स्काई वही फ्रीजर हॉल में मर गई होगी और स्टेज पे होने वाला सीन बस उसकी इमेजिनेशन थी। ये इमेजिनेशन वो अपने मौत को लेके करी होगी क्योंकि वो फ्रीजर में धीरे धीरे मर रही थी और हो सकता है कि वो जो ये सब देख रही थी वो सिर्फ ड्रीम्स या हेलुसिनेशंस थे। नाउ मॉरिस हो सकता है शायद उसको मारने का प्लान किया होगा क्योंकि ऑब्वियसली एक इंसान के मरने के बाद उसको जिंदा कर पाना काइंड ऑफ नामुमकिन सा है, बहुत रेयरली होता है। और फ्रीजर हॉल में स्काई ने मॉरिस को खुद कहा था कि उसे अब अपनी परवाह नहीं है लेकिन वो चाहती है कि उसकी वजह से कोई और ना मरे। मॉरिस के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि उसको पता था कि ये कर्ज बहुत कंटेजियस है और इससे आगे कई लोगों की जान चली जाएगी। सो इन शॉर्ट पहली थ्योरी के हिसाब से स्काई फ्रीजर हॉल में ही मारी गई होगी एंड हो सकता है मॉरिस के पहले से ही प्लान किया होगा कि वो स्काई को आइसोलेशन में मार दे जिससे ये कर्ज यहीं पे खत्म हो जाए। बट एज आई सेड यहाँ 2 थियरीज है और अगली जो थियरी है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और हो सकता है यही वाली थियरी सही हो। तो इस थियरी के हिसाब से जेमा के घर आने से लेकर एंड में स्टेज तक पहुंचने तक का सफर स्काई की हेलुसिनेशन ही थी क्योंकि उस एंटिटी को ये मालूम था कि स्काई हिम्मत वाली है और वो खुद को दूसरे के डेथ का कारण नहीं बनाना चाहेगी। मतलब स्काई आइसोलेशन में मरने की कोशिश करेगी और इसलिए ये एंटिटी स्काई को एक हेलुसिनेशन में रखा जो वो मॉरिस और जेमा में मिली। लेकिन असल जिंदगी में वो स्टेज रिहर्सल सी कर रही थी ताकि वो सबके सामने स्टेज पर अपनी जान ले ले। इससे क्या होगा भैया, लाखों लोग स्काई को मरते देखेंगे और ये कर जहां एक आदमी से दूसरे आदमी पे जा रहा था अब वो एक आदमी से लाखों लोग तक पहुंचेगा। तो हाँ, दूसरी थ्योरी थोड़ी डार्क सी है जिसके हिसाब से अब लाखों लोगों पे ये कर्ज आ चुका है, यानी कि अब इस कर्ज को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। दिस ऑल्सो शोज कि इस एंटिटी के पास कितनी पावर है कि वो एक इंसान की पूरी जिंदगी को ही हेलुसिनेशन के अंदर रख सकता है, जबकि रियलिटी में वो इंसान प्रैक्टिस कर रहा होगा, रिहर्सल्स कर रहा होगा, लेकिन उसे दिखेगा कि मैं कहीं और हूँ, दूसरे लोगों से मिल रही हूँ। अब ये एंटिटी कोई सुपरनैचुरल बीइंग है या फिर कोई एलियन स्पीशीज है ये तो हमें नहीं बताया गया है। बट एक बात हम जानते हैं कि ये अर्थ के लोगों के ट्रॉमा और दुख पे फीड करती है और खुद एज ए पैरासाइट उन्हीं लोगों के शरीर में पनपती है। अंत में मामला इतना गंभीर हो जाता है कि होस्ट को अपनी जान लेनी पड़ती है और यूजुअली ये 6 से 7 दिन के अंदर होता है। अब ये तो 2 अमेजिंग थियरी थी, लेकिन यहाँ एक तीसरी थियरी भी बताऊं। वेल, जो कुछ भी यहाँ हुआ है वो कुछ असलियत थी और कुछ उसकी इमेजिनेशन थी और अंत में स्काई वैसे ही मरी जैसे स्टेज पे दिखाया गया था। एंड में जो भी हुआ वो बहुत अच्छा तो नहीं हुआ और स्काई ने अपनी जान ले ली है, लेकिन क्या ये सुपरनैचुरल एंटिटी एक साथ लाखों लोगों को पजेस कर सकती है या फिर ये 1-to-1 ही कनेक्शन है, यानी एंटिटी एक बार में एक ही इंसान को पजेस कर सकती है। मतलब लाखों लोगों को कर सकती है तब तो भैया ये इन्फेक्शन फैल गया, लेकिन अगर एक बार में एक को कर सकती है तो इन लाखों लोगों में कौन इन्फेक्टेड होगा? शायद वो जिसका ट्रॉमा सबसे ज्यादा बड़ा हो, क्योंकि ये एंटिटी ट्रॉमा पे ही फीड करती है। तो यहाँ मैंने आपको 3 थियरीज दे दी है, आप मुझे कमेंट से बताइएगा कि आप कौन सी थियरी में बिलीव करते हैं। मैं पर्सनली सेकंड थियरी को मानता हूँ। अब इस फिल्म के अंदर बहुत सारे मेटाफर्स हैं, जिसमें सबसे पहला तो यह है कि लोग अपने गिल्ट में इतने डूब जाते हैं कि वो असल जिंदगी में ये समझ ही नहीं पाते कि क्या सच है और क्या झूठ। स्काई अपने करियर की पीक पे थी और तभी उसकी गलती की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ और तो और उसके को एक्टर पॉल हडसन की जान भी चली गई। स्काई इस गिल्ट और एक्सीडेंट के ट्रॉमा से इतना ज्यादा डिप्रेशन में आ गई कि वो अब अपना करियर अच्छे से शुरू ही नहीं कर पा रही थी। वो हमेशा हेलुसिनेट करती थी और पॉल को बार बार याद करती थी, जो कि ऑब्वियसली उसके बुरे सपने की तरह उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तो ये सब तब से शुरू हुआ होगा जब स्काई मेंटल असाइलम या रिहैब में थी और अभी तक भी वो अपने ट्रॉमे से बाहर नहीं निकल पाई थी, क्योंकि यूजुअली इंसान का ट्रॉमा इतनी जल्दी तो उसका पीछा
पीछा नहीं छोड़ता। अब कहानी में बार बार स्काई अपने माँ से कहती है कि वो इन सब परफॉर्मेंसेस के लिए तैयार नहीं थी, स्टिल उसकी माँ उसकी बातों को अनसुना करती थी, और तो और उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनकी बेटी की चोट अब तक ठीक नहीं हुई थी जिसके लिए वो ड्रग्स लेती थी। ये हॉलीवुड या इन जनरल फिल्म इंडस्ट्री के एक ट्रेंड को भी दर्शाता है जहां बहुत सारे एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस के फैमिली मेंबर्स उन पे काम करते रहने का प्रेशर बनाते हैं या अपने बच्चों को फेम के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कितना भी अनएथिकल क्यों ना हो। अब इस मूवी में ड्रग अब्यूज के साइड इफेक्ट्स को भी दिखाया गया है कि कैसे फेम और करियर प्रेशर में उभरते हुए सितारे ड्रग्स एंड अल्कोहलिज्म में फंस जाते हैं और उनकी पूरी जिंदगी इससे अफेक्टेड हो जाती है। कई लोग इसके चलते इंडस्ट्री से बहुत कट ऑफ हो जाते हैं और उनके लिए कम बैक कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे इस केस में तो बॉलीवुड के अंदर भी आपको कई नाम देखने को मिल जाएंगे। अब जब मैंने स्माइल 1 मूवी को एक्सप्लेन किया था तो वहां मैंने एक और थियरी की बात की थी कि हो सकता है ये एंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती और ये फिल्म बस हमें ट्रॉमा से जुड़े लोगों की कहानी दिखाती है कि वो अपने मन के अंदर कैसा फील करते हैं। तो हाँ, स्माइल फिल्म के अंदर एक डीपर मीनिंग तो है और जो यहाँ कर्ज दिखाया गया है शायद इसे हम ट्रॉमा से भी एसोसिएट कर सकते हैं ना। अंत में जो सीन था जहाँ स्काई खुद को खत्म कर लेती है और ऑडियंस में ये कर्ज फैलने लगता है, ये एक मैसेज हो सकता है कि कैसे हम ऑडियंस अपने फेवरेट सुपरस्टार को फॉलो करते हैं और उनके किए गए काम को खुद दोहराने की कोशिश करते हैं और इससे कई स्टार्स हमारे माइंड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये काइंड ऑफ एक मेटाफर हो गया कि कर्ज कैसे फैला। सो वी कैन सी देयर आर सम डीपर मीनिंग्स टू दिस मूवी। और भले मूवी काफी कैरिकेचरिस्ट लगती है एट सम पॉइंट इन द एग्जीक्यूशन, लेकिन ओवरऑल जो इसका थीम है वो काफी अच्छा है, चाहे हम स्माइल मूवी की बात करें या फिर स्माइल 2 की। और इसलिए मुझे स्माइल मूवी पसंद आई थी और स्माइल 2 मूवी भी पसंद आई है। तो दोस्तों ये थी मेरी अंडरस्टैंडिंग फॉर द मूवी स्माइल 2। और यहाँ अगर आपके पास कोई और थियरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि आप किस थियरी में मानते हो, अगर आपको मेरी थियरी सही लगी है तो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल पे नए तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।